हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और वापस से आ गए हम आप लोगों के सामने एक और नया इंसिडेंट लेकर, जिसका टाइटल है चकिया भूत। ये जो कहानी है, ये जो इंसिडेंट है, ये बिहार के चकिया गांव से रिलेटेड है और इसीलिए इस कहानी का टाइटल है चकिया भूत। कहानी हमारे साथ शेयर की है आयुष ने। आयुष जो कि खुद एक जेई एस्पिरेंट हैं और उन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया। और ये इंसिडेंट उनके साथ 2021 के अंदर बहुत रिसेंट ही यह इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। स्टोरी सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो लास्ट तक जरूर सुने। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कोई इंसिडेंट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं @princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज princeMNIT1987 पर। चलिए बढ़ते हैं कहानी के साथ। आयुष 2021 के अंदर जेई की तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली जेई की तैयारी तो बहुत टाइम से कर रहे थे। 2021 में उन्होंने अपना मेंस क्लियर कर लिया था। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस दो पार्ट में होता है। और आयुष ने 2021 के अंदर जेई मेंस क्लियर कर लिया था और वो इस टाइम पर अपने एडवांस की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। आयुष का जो पैटर्नल विलेज था, जो गांव था, वो था चकिया। या चकिया जो गांव था, उससे आयुष का बहुत क्लोज रिलेशन था। बचपन से वो वहाँ जाया करता था, है ना। उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है आयुष इटसेल्फ, जो कि जेई की तैयारी कर रहा है। सेकंड जो कैरेक्टर है आपके पास वो है तन्मय भैया, जो कि आयुष की बुआ के बेटे हैं। और तीसरे हैं अभी भैया, जो कि आयुष के ताऊजी के लड़के हैं और ये दिल्ली में ही रहते हैं। ये तीनों आपस में ऑब्वियसली कजिन है तीनों, तो तीनों के तीनों ये कजिन्स हैं। और ये सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे इनके गांव में, जिसका नाम है चकिया। तो चकिया गांव में एक साथ इकट्ठे रहा करते थे, वहाँ जाके बहुत मस्ती किया करते थे, है ना। गर्मियों के दिनों में वहाँ पर जो आम के बगीचे होते थे, वहाँ पर दिन भर पेड़ों के ऊपर चढ़ के आम खाया करते थे। ऐसा था इनका बचपन, जिसको ये मिस किया करते थे। पिछले 3-4 साल से आयुष अपने गांव नहीं जा पा रहा था और वो गांव को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी था और उसकी वजह से उसको टाइम मिल भी नहीं पा रहा था। और दूसरा एक प्रेशर रहता है कि बाकी के जो कजिन्स थे वो सभी ने कभी ना कभी मेडिकल या फिर जेई की तैयारी की थी। ऑल्दो क्लियर किसी का नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रेशर था आयुष के ऊपर, क्योंकि वो अकेला था जिसने मेंस क्लियर किया था, इसलिए उसके ऊपर इस बार एडवांस का भी बहुत प्रेशर था। पढ़ाई के चक्कर में उसने पहले भी 3-4 शादियां अपने घर के मिस कर दी थी। तो बात है ये सितंबर की। सितंबर में एक दिन आयुष के पापा के पास चकिया गांव से उनके बड़े पापा का कॉल आता है, मतलब आयुष के बड़े पापा का कॉल आता है, मतलब उनके बड़े भाई का, कि उनका जो लड़का है बिट्टू, उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है। शादी उन्होंने तय की है 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर। और अब पूरी फैमिली को आना है, कोई भी मना नहीं करेगा। तो जैसे आयुष को ये बात पता चली, वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि चलो बहुत टाइम बाद वापस उसको अपने गांव जाने का मौका मिलेगा। तो 3 अक्टूबर 2021 को जेई एडवांस था, जिसकी तैयारी में आयुष लगा हुआ था। और ये न्यूज़ सुनकर उसे एक और रीज़न मिल गया फटाफट से अपने एडवांस की प्रिपरेशन को फिनिश ऑफ करने का। वो एग्ज़ाम का वेट करने लगा, क्योंकि उसके बाद वो अपने फेवरेट प्लेस, अपने गांव जा सकता था। बातें सुनकर आयुष ने अपनी प्लानिंग कर ली। उसके बाद वापस से अपनी जेई की प्रिपरेशन में लग गया और उसके दिमाग में एक ही चीज़ चली थी कि फटाफट से एग्ज़ाम होगा, मैं अच्छा एग्ज़ाम दूंगा, फ्री होऊंगा और उसके बाद गांव जाकर बहुत सारी मस्ती करूंगा। खैर, शादी के फंक्शंस 6 अक्टूबर से स्टार्ट थे। तो आयुष के पापा ने उनसे डिस्कस करके, वो पहले फ्लाइट्स की टिकट बुक कराने वाले थे, पर आयुष ने कहा कि नहीं नहीं पापा, फ्लाइट से नहीं जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। आप तो 4 अक्टूबर की टिकट करवा लो, तो 6 तारीख तक हम लोग वहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। तो जैसा आप बच्चों की मर्जी, उन्होंने ट्रेन के टिकट्स करवाए। 3 अक्टूबर को आयुष अपना जेई एडवांस का एग्ज़ाम देके थका हारा घर पे आया और आके सीधा सो गया। बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है 2 शिफ्ट के अंदर पेपर देना। सो गया और सुबह जैसे ही वो सुबह उठा, सीधा उनकी ट्रेन का टाइम था। ट्रेन में बैठे वो, और उसके बाद अपनी सिस्टर के साथ, जिसका नाम अदिति है, वो दोनों ने विंडो सीट पकड़ ली अपने। पूरे रास्ते में एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए वो लोग अपने गाँव चकिया पहुँच गए। जैसे ही वो चकिया स्टेशन पर उतरे, वहाँ पर पहले से बिट्टू भैया उन सब का वेट कर रहे थे। और आज कई 4-5 साल बाद वो बिट्टू भैया से मिलने वाला था। तो जैसे ही वो वहाँ से उतरा, तो बिट्टू भैया आयुष को देखकर दंग रह गए। तो भाई तू इतना लंबा हो गया। आयुष की हाइट 6.5 फीट के आसपास हो चुकी थी और बिट्टू भैया बेचारे 5.5 फीट के ही थे हाइट के अंदर। तो उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड रह गए। बहुत टाइम बाद उन्होंने देखा, फिर वो दोनों गले मिले, आपस में सबको ग्रीट किया। उसके बाद सामान उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर रखा और निकल पड़े अपने घर की तरफ, जो कि था जमींदार लेन में। कौन सी लेन में? जमींदार लेन में। खैर, गाड़ी पे चलते टाइम अब आप देख सकते हैं कि जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप जेई जैसा एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो ये सबसे पहला सवाल कोई पूछता है, वो ये पूछता है,
और तेरा जेई कैसा गया? तो आयुष बोलता है यार भैया पुरानी बातों में मिट्टी डालो ना, क्यों परेशान करो, गया जैसा चला गया, अब तो जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग बात करेंगे। भैया मुस्कुराकर गाड़ी चलाने लगे और करीबन 30-40 मिनट के अंदर वो लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पहले से ही, क्योंकि देखो गांव की शादी में क्या होता है ना, फंक्शन बहुत जरूरी होते हैं, बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, तो 10 दिन पहले से ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। बाकी सारे फैमिली के मेंबर्स वहां आ चुके थे, सिर्फ आयुष और उसकी फैमिली ही सबसे लास्ट में आई थी, क्योंकि आयुष के एग्जाम थे। तो वो सबसे मिला, सबसे मिलकर थका रहा ट्रेन का सफर था, वो सो गया, मस्त सोकर शाम को वो उठता है और उठते ही पहले सबसे पहले जाता है अभी भैया के पास, उनसे मिलता है और बोलता है और अभी भैया क्या कर रहे हो, चलो ना मार्केट घूम के आते हैं। अभी भैया बोले हाँ हाँ चल यार रुक एक सेकंड में अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। तो वो वॉलेट लेकर आया, दोनों निकलने लगे, तभी पीछे से एक और आवाज़ आई, अबे कहाँ जा रहे हो? तो बोलते भैया मार्केट जा रहे हैं। तो बोले चलो मैं भी चलता हूँ, और पीछे से तन्मय भैया भी उनके साथ आ गए। अभी सॉरी आयुष जो था वो अभी और तन्मय भैया से एज में 1-2 साल छोटा था, लेकिन तीनों की बहुत बनती थी। तो रास्ते में निकल पड़े और निकल कर फिर वो वही बॉयज टॉक करने लगे, यू नो बॉयज टॉक। तो ऐसे उनके बीच में बातें चलना शुरू हुई और चलते थे, पता नहीं कब वो मार्केट में पहुंच गए, चौक पे पहुंच गए। चौक पे पहुंचने के बाद आराम से उन्होंने चौक को देखा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते वहाँ पे आए थे। तो वहीं पर आयुष के जो बड़े पापा थे बिट्टू भैया, जिनकी शादी थी, उनकी फादर की 2 शॉप्स थी, एक केमिस्ट की शॉप थी और एक पेंट और फर्निशिंग की शॉप थी। तो घूमते घूमते वहीं पर पहुंचे तो वहाँ पर बिट्टू भैया बैठे हुए थे। तो बिट्टू भैया जैसे तीनों को देखा तो उनसे पूछा, अरे तुम तीनों कहाँ घूम रहे हो? तो बोलते कि भैया कुछ नहीं, बस बहुत टाइम बाद गांव आए थे तो घूमने निकल पड़े थे। बोलते आओ आओ बैठो, तुम्हें नाश्ता कराते हैं। तो तीनों वहाँ जाके शॉप पे बैठ गए। वहाँ पे उनको लिट्टी चोखा इन सब का नाश्ता कराया गया और बस तीनों चारों भाई आपस में बातें करने लगे। तो उन्होंने बोला कि आयुष ने बोला कि भैया हम चलते हैं। बोलते रुको रुको, अभी हम लोग का भी टाइम हो रहा है शॉप को क्लोज करने का, फिर साथ में ही घर चलेंगे। तो इतना कहने पर बिट्टू ने जब ये बोला तो आयुष बोलता है ठीक है भैया, फिर साथ में चलते हैं। फिर से वापस से चारों भाई आपस में बात करने लगे। बिट्टू भी अपना काम भी करते जा रहे थे और साथ ही साथ उन तीनों से बातें भी बातें भी करते जा रहे थे। फिर शॉप क्लोज करने का टाइम हुआ। शॉप क्लोज करने के बाद चारों भाई एक साथ घर की तरफ निकल पड़े पैदल ही। थोड़ा अंधेरा हो चुका था उस टाइम तक और बस वो आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। तो जिस बात का आयुष को डर था वही हुआ। चलते चलते बिक्कू भैया ने एकदम से आयुष से पूछ ही लिया, और कैसा रहा तुम्हारा जे एडवांस का एग्जाम? ये फंस गया सी। तो उसने, आयुष इस चीज़ से डर रहा था कि उससे पूछना ले मिल जाएगी इस बार तुमको आईआईटी? बोला। तो आयुष बोलता है कि भैया एग्ज़ाम तो ठीक ही गया है, अब देखते हैं तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मुस्कुरा बोला हाँ अच्छी बात है, मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। और से वो चलने लगे। अब चलते चलते अचानक से वो सड़क पे चल रहे थे तो आयुष की नज़र सड़क के साइड में एक जगह पर पड़ी जहाँ पर एक सीमेंट का गोल चौक बना हुआ था ना, इस तरह का आपके पास सीमेंट का एक गोल चौक बना हुआ था और उस चौक के ऊपर कुछ लेडीज एक दिया जलाकर उसके चारों तरफ घूम रही थी। उनको देखकर आयुष एकदम से बोला बिक्कू भैया ये लोग क्या कर रहे हैं? तो बिक्कू ने उधर देखा, बोला आयुष उधर मत देख, चल सीधा चल, चुपचाप घर की तरफ चल। आयुष को बात समझ में नहीं आई। तो खैर बिक्कू ने बोला तो उसने ध्यान उनकी बात मानी, चुपचाप सीधा चलने लगा। लेकिन वो अपनी नज़रों के कोने से उनको देखे जा रहा था। वो औरतें उस दीपक के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ बोले जा रही थी। आयुष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही अभी और तन्मय को, क्योंकि तीनों ही उस गांव से बिलोंग नहीं करते थे, तो उस गांव के लैंग्वेज को समझते भी नहीं थे। बस आयुष का ध्यान तब तक वहीं रहा, वो चुपचाप अपनी नज़रों के कोने से जगह देखता रहा जब तक कि उसके वो फील्ड ऑफ व्यू से गायब नहीं हो गई। आयुष का दिमाग बहुत तेज घूम रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि आखिर ये सब क्या कर रहे थे। घर पहुंचकर आयुष ने अभी भैया से पूछा, अभी भैया वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो बोला यार मुझे क्या पता यार, हो सकता है कुछ कर रहे हो, गांव में वैसे ही बहुत बार लाइट नहीं आती तो ऐसे दिया जला रखा होगा ना। बोलता है नहीं 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 नहीं, वो दिए के चारों तरफ घूम रहे थे और कुछ बड़बड़ा भी रहे थे, जरूर कुछ ना कुछ है, आपको क्या लगता है? तो मुझे क्या पता, चलो बिक्कू भैया से पूछ लेते हैं, उन्हीं को सब कुछ पता होगा, उन्होंने तो मना किया था वहाँ देखने को। तो वो लोग जाते हैं बिक्कू भैया के पास और बिक्कू भैया जाके पूछते हैं, बिक्कू भैया वहाँ पे क्या हो रहा था और आपने पूछने से मना क्यों किया? तो बिक्कू भैया बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा है, भूल जाओ ये सब, जाओ और जाकर सो जाओ। तो आयुष बोलता है बिक्कू भैया बताओ ना प्लीज़, अब तो इतना क्यूरियोसिटी हो गया है कि रात को नींद भी नहीं आएगी, अब बताइए ना। तो बोलते हैं कि छोड़ो, तुम लोग वहम पाल लोगे और पूरा का पूरा अपना वेकेशन बर्बाद कर दोगे डर के मारे। तो आयुष बोलता है अरे काय का डर बिक्कू भैया, हम इन चीज़ों से डरते थोड़ी ना है, दिल्ली में बहुत ऐसे हमने एडवेंचर किए हैं, बहुत सारे हॉन्टेड जगह पर गए हैं, डर वर कुछ नहीं होता है, बताइए ना क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग मानोगे तो हो नहीं, बताते हैं तुमको। तो बोलते पार्स में नंदन अंकल रहते हैं, उनको जानते हो? तो बोलते नहीं, वो कौन है?
बोलते हैं वो हमारे पड़ोस में रहा करते थे, ऑल्दो हमारी उनसे ज़्यादा बनती नहीं थी, इसलिए शायद तुम उनको कितना जानते भी नहीं हो, लेकिन वो इस जगह के, ये मान लो हिस्ट्री शीटर रहे तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर। बोलते अच्छा ऐसा क्या करते थे वो? बोलते थे वो बड़ा फ्रॉड टाइप का आदमी था, किसी की भी ज़मीन नकली कागज़ बनाकर बेच देता था और उसके पूरे पैसे हड़प लेता था, है ना। कई बार कई लोगों के साथ उसकी लड़ाई का भी, मतलब लड़ाई भी हुई है बहुत बार उसकी, कई बार उसको हवालात में भी जाना पड़ा है, और बड़े ही फ्रॉड वाले 420 वाले काम वो किया करता था। और पिछले साल तो उनकी पड़ोस वाले गांव में किसी आदमी से लड़ाई हो गई जिसमें उन्होंने चाकू मारकर उस आदमी को बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था। तो कुछ ऐसी तरह का वो आदमी था। फिर एक दिन की बात है, रात को जब वो अपने आंगन में सो रहा था तो एकदम से कहीं से 10-12 गुंडे लोग आए और उसके घर में उसके ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने उसके घर के जो, वो बरामदे में था, अंदर वाला जो गेट था उसको बंद किया और उसको मारना शुरू किया, और उसको बहुत बुरी तरह मारते रहे। वो बहुत तेज तेज चिल्लाता रहा बचाने के लिए, लेकिन इतने गुंडों के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं थी, कोई बाहर निकल कर नहीं आया। उसकी माँ अंदर से देख के चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, बाहर आ नहीं पा रही थी क्योंकि बाहर से कुंडी को बंद कर दिया गया था। उसको अच्छा खासा मारने पीटने के बाद उन गुंडों ने उसको चाकू निकाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको टुकड़ों करके पास के ये खेत के अंदर उसको गाड़ दिया, और फिर वहाँ से वो लोग चले गए। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया, पुलिस भी आई। तो पुलिस ने भी जब ये सब देखा सुना, तो पुलिस ने जब वहाँ पे जाके थोड़ा वो चेक किया, उसके बाद उन्होंने उसको वहीं पे दफना दिया वापस से, क्योंकि शरीर के इतने छोटे टुकड़े हो चुके थे कि कुछ भी सबूत नहीं मिल सकता है। खैर, लोगों ने ये कहा कि ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होता है, ऐसे गलत आदमी को कौन बचाने आएगा, और इस तरह से उसकी यहाँ पर हत्या हो गई थी। लेकिन उसके बाद गांव में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। आसपास के लोगों को किसी की रात को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी दर्द के अंदर। इवन कई लोगों को तो नंदन अंकल दिखाई भी दिए। तो गांव के अंदर ये बात हो गई कि नंदन अंकल का भूत इस गांव के अंदर घूम रहा है। एक दिन की बात है, विपिन अंकल जो कि इन्हीं के रिलेटिव थे और एक घर छोड़कर आगे ही रहा करते थे, विपिन अंकल रात को दुकान बंद करके वापस घर आ रहे थे। उस दिन वो दुकान में काम की वजह से लेट हो गए थे और करीबन उनको रात के 11 बज गए थे। अंधेरा बहुत था। सड़क के ऊपर वो आ रहे थे, जमींदार लेन में ही वो रहा करते थे, तो सड़क के ऊपर जब वो आ रहे थे तो सिर्फ उनकी बाइक के हेडलाइट की जो रोशनी थी, सिर्फ इतनी ही रोशनी थी और बिल्कुल घुप अंधेरा था। तभी अचानक उनकी नज़र, उनकी हेडलाइट जब आगे गई, सामने नज़र पड़ी, तो उन्हें सामने कोई आदमी लकड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए चलता हुआ दिखाई दिया। उन्हें समझ में कि इतनी रात में यहाँ पर कौन है। ऐसा लगता कि बहुत मुसीबत में, वो चल नहीं पा रहा, उसे किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो विपिन अंकल ने अपनी बाइक उसके पास में लगाई और उससे पूछा, कौन हो भाई, इतना रात में तुम यहाँ किसके यहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बाइक थोड़ी और आगे ली और फिर से पूछा, अरे भाई कौन हो, किसके यहाँ पे जाना है? फिर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस बार विपिन अंकल ने थोड़ा और तेज आवाज में बोला, कौन हो? इतना बोलते ही अचानक से वो आदमी उनकी तरफ घुमा और घूमते उनके होश उड़ गए। उस आदमी के दोनों कान और हाथ नहीं थे, उसका सर बीच में से फटा हुआ था, इसमें से खून बह रहा था। उसको देखते विपिन अंकल की हालत खराब हो गई थी। उसने एक शर्ट पहनी हुई थी बहुत ही लंबी, जो बिल्कुल लटकी हुई थी, और दूसरे वजह से लग रहा था कि उसकी शर्ट ही उसके हाथ हैं। उसी के पास में एक डंडा हवा के अंदर झूल रहा था, वो ज़मीन पर नहीं था, हवा पे झूल रहा था। उस आदमी के हाथ भी नहीं थे और एक पैर भी नहीं था। ये सब देखते ही विपिन अंकल बुरी तरह से घबरा गए और वो अपनी बाइक को पीछे लेने लगे। घबराते घबराते अपनी बाइक उसे पीछे लगे। उन्हें अचानक से एक आवाज़ आई, हमरा के मार ले बा, तू ही बा का? मतलब मुझे जिसने मारा था तुम ही वो हो क्या? ये सुनते विपिन अंकल के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने एकदम से बाइक को और भागने लगे। दहशत के मारे वो थोड़ा सा तेज बाइक चला पाए थे, अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा पड़ोस के खेत में जाके गिर गए और वहीं के वहीं बेहोश हो गए। सुबह 4 बजे के आसपास गांव का कोई एक आदमी जो अपने खेत की तरफ जा रहा था या फिर किसी भी काम से जा रहा था, उसने देखा दूर से तो खेत के अंदर एक बाइक की हेडलाइट जल रही जो बिल्कुल अजीब सी डायरेक्शन में। वो भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा। उसने देखा कि विपिन अंकल वहाँ पे पड़े हुए हैं बेहोश। वो उनको उठाया, उन्होंने उस आदमी ने गांव के और लोगों को बुलाया और उनको उठा के वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए। उनके राइट हैंड के अंदर फ्रैक्चर था, लेकिन भगवान के दया से वो बच गए थे, ठीक है, उन्हें और कुछ नहीं हुआ था और शायद हो सकता उनकी जान भी जा सकती थी। ये बात फिर उन्होंने सारे गाँव वालों को बताई कि उन्होंने कल नंदन के भूत को देखा और किस तरह से उसकी हालत थी, उसको काट पीट दिया गया था, बिल्कुल उसी हालत में वो यहाँ पर घूम रहा था। ये सुनते ही सारे गांव वाले बुरी तरह से डर गए। उन्होंने अपने गांव के पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को ये सारी बात बताई। पंडित जी ने एक त्रिशूल लिया, उस त्रिशूल के अंदर कुछ हवन सामग्री सब बांधकर उन्होंने जहाँ नंदन की लाश को गाड़ा गया था वहाँ पर लेकर त्रिशूल को लगाया
और फिर उसके बाद चारों तरफ उसकी कीलें ठोकी और हवन करके कहा उन्होंने कि एक शैतानी आत्मा बन चुकी है और अब मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया, इसको सील कर दिया है, तो यहाँ से अब ये नहीं जा पाएगी। तो गांव वालों ने उसी दिन जैसे ही वो जगह पर त्रिशूल लगा वहाँ पर सीमेंट का एक गोल चबूतरा बना दिया और उसके बाद पंडित जी ने कहा कि क्योंकि एक शैतानी आत्मा है, वैसे तो मैंने इसका इलाज कर दिया है, लेकिन इसकी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए, उसको मुक्ति दिलवाने के लिए इसके परिवार वालों को हर शाम यहाँ पर आकर एक दिया जलाना होगा और उसकी परिक्रमा करके, है ना, कुछ पूजा, उन्होंने कुछ मंत्र बताए, ये मंत्र उनको बोलने होंगे। तो तब से लेकर आज तक उसके जो फैमिली वाले हैं वो उस चबूतरे के ऊपर जाते हैं, शाम के टाइम दिया जलाते हैं और उसके ऊपर चारों तरफ मंत्र बोलते हैं। उस दिन के बाद दोबारा किसी को नंदन की आवाज़ या उसका भूत दिखाई नहीं दिया। तो इसी वजह से आज शाम को जब हम लोग दुकान से आ रहे थे तो तुम लोगों को वो जो औरतें दिखाई दी वो एक्चुअली उस जगह की पूजा कर रही थी और यही जगह की कहानी। लेकिन मैं तुमको बता दूं, चाहे कुछ भी करना, तुम लोग उस चबूतरे के पास मत जाना, ठीक है भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे। इतना बोल के वो तीनों वहाँ से चले गए और जैसे वहाँ से गए जाके अपने बाकी सारे कजिन्स को ये बात बता दी। तो सबके साथ लगे, अबे तुम पागल हो, तुमको किसने ये बात बता दी? वहाँ तो पहले एक ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल को बंद कर दिया गया है और बंद करके उसके ऊपर सीमेंट का चबूतरा बना दिया गया है, बस इतनी सी बात है। तो अभी को लगा अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन अभी को अभी भी वो दिए वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। खैर, उसको अपनी क्यूरियोसिटी का जवाब मिल चुका था और उसने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बिक्कू भैया की हल्दी की रस्म थी, तो सभी भाई बहनों ने मिलकर, है ना, सारे कजिन्स ने उनको हल्दी वगैरह लगाई और शाम को उनकी बैचलर पार्टी का आयोजन किया गया था। तो गांव की बैचलर पार्टी नॉर्मल सी होती है ना, शहरों की तरह नहीं होती है। तो बैचलर पार्टी का आयोजन किया गया जहाँ पर जितने भी बड़े भाई बहन थे उन सबके लिए मदिरा पार्टी ना, शराब पार्टी का आयोजन किया गया। तो जो बिक्कू भैया थे वो कुछ बॉटल्स उठा लाए थे। अभी आयुष और उसकी सिस्टर अदिति, इन तीनों को माजा पकड़ा दी गई क्योंकि इस एज के अंदर छोटे थे। तन्मय भैया जो थे, जो 21 क्रॉस कर चुके थे अभी भी जस्ट, क्योंकि वो एलिजिबल एज पर आ गए थे, तो उन्हें एक बियर की बोतल दी गई। तन्मय भैया ने एक बियर की बोतल पी और एक बियर की बोतल के अंदर तन्मय भैया बिल्कुल टन हो गए। और जैसे ही तन्मय भैया को बियर की बोतल चढ़ी, तन्मय भैया ने बोला, अभी अब हम लोग उस चबूतरे पे जाएंगे और उस लंगड़े भूत से मिलेंगे। तो अभी और आयुष हंसने लगे, क्या तन्मय भैया आपको भी चढ़ गई, अब आपको भूत से भी मिलना है, छोड़ो ना। तो बोलता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, हम लोग अभी उस चबूतरे पे जाएंगे और उस लंगड़े भूत से मिलेंगे। तो आयुष बहुत अच्छा सुनता है, भैया रहने दो, आपको ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अभी यहीं पे रहते हैं, एंजॉय करते को सब लोग यहीं पे। बोलते नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा और तुम लोग मेरे साथ चलोगे। तो बोलते हैं ठीक है फिर चलो, क्योंकि क्यूरियस आयुष था ही, है ना, उसको बड़ा मज़ा आता था इन सब चीज़ों के अंदर, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के अंदर। तो उसके लिए तो ये था कि चलो मन की मुराद सी पूरी हो रही है। तो तीनों भाई वहाँ से निकल पड़े उस चबूतरे पे जाने के लिए। आयुष, तन्मय भैया और अभी भैया तीनों उस चौक की तरफ निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते आयुष ने वापस से बोला, तन्मय भैया रहने दो ना, वापस चलते। बोला नहीं, आज उस भूत को पता चलेगा कि हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले किसी से नहीं डरते। आज अगर कोई भूत होगा तो वो दिख जाएगा, वरना सब फर्जी है। आयुष ने बोला नहीं भैया, कोई शौक नहीं है भूत देखने का, अब तो चलो वापस। बोलता नहीं, आज तो हम वहाँ पर जाएंगे। अब बातें करते करते तीनों वहाँ पर उस सर्किल की तरफ चलने लगे। बिल्कुल घुप अंधेरा था, रात का 9 बजे का टाइम था। गांव के अंदर कोई इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं होती है, तो रात को 9 बजे बिल्कुल घुप अंधेरा था। हल्की, मतलब रिलेटिव मीडियम आप बोल सकते हो कि हवा चल रही थी और आसपास के खेतों में से जानवरों की अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो कि बेसिकली रात के टाइम पे आती है। चलते चलते अचानक से सामने उनको दिए की रोशनी दिखने लगी जो उस चबूतरे के ऊपर चल रहा था। पता नहीं लोग इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। आयुष और अभी की हालत टाइट हुई थी, पूरी तरह से उनकी फटी हुई थी, लेकिन तन्मय तो होश में नहीं था, वो तो अपने ही एक सुरूर में था, वो बस चले जा रहा था। और उसके साथ साथ उसको कंपनी देने के लिए आयुष और अभी को भी जाना पड़ रहा था। वो चबूतरे के पास पहुंचते हैं। जैसे वो चबूतरे के पास पहुंचे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, आयुष ने और अभी ने, कि जहाँ अभी तक हवा चल रही थी यहाँ बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा, ना ही यहाँ पर जानवरों की कोई आवाज़ आ रही थी, डिस्टर्बेंस से बिल्कुल गायब हो गई, एकदम से फील्ड चेंज हो गया हो। अभी तक आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, एकदम से बिल्कुल शांति हो गई है। जैसे वहाँ पहुँचे तो तन्मय ने बोला, अरे यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो आयुष और अभी डर गए थे पूरी तरह से, और चारों तरफ देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ देखने पर, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल घना अंधेरा था। तो आयुष ने बोला कि तन्मय भैया अब चलो चलते हैं, हो गया ना, आ गए यहाँ पर। बोलता नहीं नहीं, अभी एक काम और बाकी है। तन्मय फटाफट से उस चबूतरे के ऊपर चढ़ा। उसने आयुष और अभी की तरफ देखा। आयुष और अभी बिल्कुल उसको देखा था कि क्या करना चाह रहे हैं।
वो झुका नीचे और उसने दिए को फूंक मारी और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष, हैप्पी बर्थडे। तन्मय भैया अचानक से रुके और उनको एकदम से वोमिटिंग शुरू हो गई। उनको देखते ही अभी और आयुष की एकदम से हालत खराब हो गई। वो भाग के तन्मय भैया के पास गए। तन्मय भैया लगातार उल्टी कर रहे थे और बस गिरने ही वाले थे कि अभी आयुष ने उनको संभाला और अपने कंधे पे रखा और उनको सहारा देकर चल लगे। अभी तक जो हवा रुकी हुई थी, अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। जो आसपास के पेड़ थे बहुत तेज़ हिलने लगे। आयुष और अभी की हालत ख़राब हो गई थी, बट उनको तन्मय भैया को बचाना था। उन कंधे पे रखा और बहुत जल्दी जल्दी वो घर की तरफ भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं है और सीधा घर के अंदर गए। जाकर उन्होंने तन्मय भैया को कमरे में सुला दिया और आसपास दोनों जाकर लेट गए। और इधर से अभी भैया ने आयुष से बोला, आयुष ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से उस रात उन दोनों को नींद आई। सुबह आयुष की आंख सबसे पहले खुली। आँख खुलते उसको थोड़ी सुस्ती सी लग रही थी। हो सकता है रात की टेंशन की वजह से, है ना, जो माइंड का प्रेशर था उसकी वजह से उसको फील हो रहा हो। वो उठा, उसने अभी भैया को उठाया और अपना ब्रश का किट लेकर उनके साथ वो जाके वहाँ ब्रश करने लगा। तन्मय भैया को उन्होंने सोने दिया क्योंकि कल उनके साथ तो कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि इनको रेस्ट करने देते हैं। दोनों ब्रश करने के बाद वापस आते हैं, तन्मय भैया को उठाते हैं और जैसे तन्मय उठते उनकी तरफ देखते और बोलते हैं, कल रात को क्या हुआ था? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं, आपको ज़्यादा हो गई थी और कुछ नहीं हुआ था, आप ब्रश कर लीजिए। तो उन्होंने उनका डेंटल किट अपने बैग से निकाला और डेंटल किट निकाल के, मतलब जो ब्रश वगैरह होते हैं, वो उठा के और जाने लगे बाथरूम की तरफ। जैसे वो चलने लगे तो पीछे से अभी ने आवाज़ दी, तन्मय भैया आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? तो मतलब आयुष ने अभी ने दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, ये क्या चक्कर है? तो तन्मय बोला, पता नहीं, हो सकता है कल रात को लग गई होगी किसी चीज़ की या गिर गया होगा कहीं पर। तो अच्छा, इतना कहकर वो चले गए। इधर अभी और आयुष ने पूछा, यार कल रात को तो हम इनके साथ में ही थे, ये कहाँ गिरे? तो आयुष बोलता है, हो सकता है भैया हम सो गए हों, जब ये टॉयलेट वगैरह करने उठे और तब गिर गए हों। तो अभी बोलता है, यार अगर ये गिरते तो हमें तो आवाज़ आती, हम तो यहीं पे थे। तो आयुष बोलता है, ठीक है ना भैया, हो सकता है कहीं पे लग गई हो, आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, छोड़ो ना, है ना, वैसे भी कल की बात है, उसको आई गई करते हैं, वैसे भी यहाँ पे किसी को ये चीज़ पता नहीं है और अब परसों तो वैसे भी तिलक है तो उसकी भी तैयारी करनी है, चलो अपने काम पे लगते हैं। तो इतना कहकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, चीज़ को आई गई कर दिया और वो वापस से अपने शादी के फंक्शंस के अंदर बिजी हो गए। शाम के टाइम करीब 7-7:30 बजे के आसपास में थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है गांव के अंदर। तो अभी और आयुष दोनों छत के ऊपर खड़े होकर चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। चाय पी से जैसे खत्म हुई तो अभी भैया ने कहा कि चलो तो मैं ट्रे नीचे रख के आता हूँ। तो अभी भैया ट्रे नीचे रखने चले गए और आयुष छत के ऊपर अकेला था तो अपने फ़ोन के अंदर से स्क्रॉल करने लगा। जैसे वो स्क्रॉल कर रहा था, अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना कहते ही आयुष ने बोला, भैया मज़े मत लो ना यार। जैसे वो पीछे मुड़ा, काँप गया ऊपर उधर से। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसने ये आवाज़ बिल्कुल सुनी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसने आवाज़ सुनी थी उसके पीछे से, लेकिन अभी उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। इतने में ही वो कुछ सोच पाता, थोड़ी देर के 3-4 सेकंड के अंदर ही अभी भैया वापस से ऊपर आ गए। उसने उनसे डिस्कस करने का नहीं सोचा, ठीक है, और उसके बाद वो लोग नीचे चले गए। लेकिन अभी आयुष के दिमाग में, उसके कानों में वही आवाज़ घूम रही थी, उसने सुनी थी। उसको समझ में आता कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आई। तभी अभी भैया उठे, एक लंबी सी अंगड़ाई ली, नींद से उठे और वॉशरूम की तरफ चले गए। वॉशरूम के जाके उन्होंने गेट बंद किया और विदिन 3-4 सेकेंड्स उनके अभी भैया को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। तन्मय और आयुष दोनों भागते हुए बाथरूम की तरफ गए। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इतनी तेज़ चीख से घर के बाकी मेंबर्स वहाँ पर आ गए और सभी लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर बाथरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, अंदर से उन्हें अभी की एक और बार चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही दोनों बड़े पापा सीधे अभी के पास भागे, पूछा क्या हुआ। वो एक कोने के अंदर, बाथरूम के कोने के अंदर भी भैया बैठे हुए थे अपने पैर को पकड़ के और वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहे थे। जब उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं बाथरूम में आके अपने हाथ धो रहा था मिरर में और तभी अचानक से मैंने मिरर में देखा तो उस मिरर के अंदर मुझे एक आदमी दिखाई दिया, उसको बिल्कुल खून से लथपथ था और मुझे देख के हंस रहा था। जैसे मैं पीछे मुड़ा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने बाहर निकलने जैसे गेट खोला, मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलते मेरे पैर में मूंछ आ गई और मैं कोने में बैठ के जैसे अपना पैर देख रहा था, तभी सामने मुझे वापस से वही आदमी नजर आया जो मुझे देख के हंस रहा था और उसने मुझसे बोला, लंगड़ा भूत देखेगा बतौनी के, मतलब तुमको लंगड़ा भूत देखना था ना। और इतना कहते ही वो बहुत तेज चिल्लाए और अचानक से उनके सामने से गायब हो गया। तो सारे घर वालों ने सुन के
अब आयुष को पता था क्या चल रहा है उसको, ऊपर वो किसी को कुछ बता नहीं सकता था। तो घर वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, हो सकता है इसका किसी गलत चीज़ पे पैर पड़ गया हो, कल इसके मंदिर ले जाके इसका है ना थोड़ा ठीक करवा लेंगे, ताबीज़ बना लेंगे। और उधर आयुष पीछे तन्मय की तरफ घूमा। तन्मय भैया के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। इतना सब उनके सामने हो गया था, जहाँ आयुष बुरी तरह से डरा हुआ था, तन्मय भैया को इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि अभी के साथ ये सब क्या हुआ है। वो अपना घूमे और चुपचाप वापस अपने रूम में चले गए। आयुष अभी भैया के पास ही रहा और उनको सुलाया, उनके साथ ही वो रहा। सुबह जब वो उठे तो उनकी तबीयत थोड़ी रिलेटिवली ठीक थी। और उधर तन्मय भैया बड़ा अजीब सा बिहेव करते। आयुष को उनके बिहेवियर में बड़े अजीब अजीब से चेंजेस नज़र आ रहे थे। भैया बिल्कुल चुपचाप हो गए थे और किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना तुम्हारी तबीयत वगैरह? तो बोलते हैं हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तिलक कल के दिन था, मतलब एक दिन और बाकी था। घर में तिलक की सारी तैयारी शुरू हो गई थी, टेंट लग गए थे, मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई थी। गोल्ड, गांव में गोल्ड का बहुत क्रेज़ होता है, तो बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी घर में आ गई थी। सभी भाई बहनों ने देखी और इतना सारा गोल्ड आयुष ने तो पहली बार देखा था। खैर ये सब चल रहा था और इन सब सारे फंक्शंस के अंदर जो भी कुछ चल रहा था उसके अंदर तन्मय भैया नहीं थे। तन्मय भैया छत के ऊपर थे, आयुष भी उनके साथ था थोड़ी देर के लिए, बट वो लगातार उसी सीमेंटेड सर्कल की तरफ घूर रहे थे। आयुष ने भी उनको अकेला छोड़ दिया और वो चुपचाप नीचे चला गया और अपने कामों के अंदर लग गया। वो बार बार नीचे से आयुष भैया को देख रहा था और तन्मय को देख रहा था, और तन्मय की नज़र सिर्फ एक ही जगह टिकी हुई थी। आयुष को ये समझ में तो आ गया था कि कुछ ना कुछ चक्कर है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। खैर रात जब सारे फंक्शन कंप्लीट हुए, रात को आयुष, अभी और तन्मय भैया तीनों साथ ही सोया करते थे। उन्होंने तन्मय भैया को बीच में लिया और वो लोग सो गए। तभी रात को आयुष ने देखा कि तन्मय भैया अपने बेड पर नहीं है। उन्होंने भैया को बोला, भैया तो क्या हुआ, तन्मय भैया कहाँ है, वो अपने बेड पे नहीं है। अभी फटाफट से उठा, क्योंकि तीनों लोग ही क्राइम के अंदर इक्वल पार्टनर्स थे और उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ हुआ है। कल आयुष, कल अभी के साथ कुछ हुआ था और तन्मय आज सुबह से अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो अभी ने उठा, टाइम देखा, बोला अभी ये रात को 3 बजे कहाँ चला गया, जल्दी चल बाथरूम की तरफ देखते हैं। वो दोनों उठ के बाथरूम की तरफ गए, देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने तन्मय को ढूंढना शुरू किया। तभी अचानक से उनकी नज़र एक कमरे में पड़ी, जो कि बड़े पापा के पास का जो बगल वाला कमरा था वो था, और वो कमरा खुला हुआ था। उस कमरे के अंदर लॉकर और अलमीरा थी और सारी ज्वेलरी उसी कमरे के अंदर रखी हुई थी और वो कमरा खुला हुआ था। वो चुपचाप से उस कमरे के पास गए। अभी भैया ने हिम्मत करके कमरे के अंदर देखा तो कमरे के अंदर एक छोटी सी लालटेन जली हुई थी और वहाँ पर कोई आदमी कुछ इकट्ठा कर रहा था। अभी भैया को लगा कि कोई चोर है। आयुष और अभी दोनों डंडे उठाए और डंडे उठाकर वो कमरे के अंदर घुसे, और जैसे ही कमरे के अंदर घुसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने तन्मय भैया ज्वेलरी बॉक्स से ज्वेलरी एक बैग के अंदर भर रहे थे, और जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे तन्मय भैया ने अभी भैया की तरफ देखा। तन्मय भैया को देखते दोनों की आंखें बुरी तरह टाइट हो गई। तन्मय भैया का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, चेहरा पूरा सफ़ेद हो चुका था और आंखों के नीचे बड़े गहरे काले काले खड्डे थे, जैसे उनके शरीर से किसी ने जान निकाल दी हो। उनके हाथ में एक पेचकस था जिससे उन्होंने उस बॉक्स को खोला था, और वो पेचकस लेकर अभी की तरफ भागने लगे। जैसे अभी की तरफ भागने लगे, आयुष ने अपनी पूरी दम लगा के डंडा फेंक के उनकी तरफ मारा और धक्का लेके साइड में उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही वो गिरा उनके हाथ से वो पेचकस छूट के दूर चला गया। उधर से आयुष तन्मय भैया के ऊपर चढ़ के उनको पकड़ने लगा। आयुष हाइट और वेट में तन्मय भैया से बहुत भारी था। उसकी हाइट करीबन 6.5 फीट के आसपास की थी, स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं कहाँ तन्मय में इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी, आयुष उनको हैंडल नहीं कर पा रहा। तभी अभी भी भागते हुए, भैया आप क्या कर रहे हो, क्या हो गया आपको? और वो भी और जो तन्मय भैया थे उनको आके उसने हाथ से दोनों हाथों को पकड़ लिया, पर तन्मय भैया किसी के बस में नहीं आ रहे थे। और इतनी आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग वहाँ पर आ गए और जो उन्होंने मंजर देखा सभी के सभी शॉक्ड रह गए। उधर अभी भैया ने तन्मय भैया को पकड़ा होता और तन्मय भैया वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी गाँव वाली, उसमें कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। तन्मय भैया गांव की लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो उसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बात किए जा रहे थे। और इतना देखकर घर के सारे लोग आए। दोनों बड़े पापा ने तन्मय भैया को पकड़ा, लेकिन वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार बड़बड़ाए जा रहे थे और उनको खींचकर वो सब लोग पूजा वाले रूम की तरफ ले जाने लगे। तन्मय भैया को पूजा रूम में ले जाना उन सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो पूजा रूम में जाने से अपने आप को रोक रहे थे, लेकिन जैसे उनका एक पैर पूजा रूम के अंदर पड़ा, एक बहुत तेज चिल्लाए कि मुझे चीख निकली। उसके बाद वहीं पे बेहोश हो गए। ये सारा मंजर बिक्कू भैया देख रहे थे। जैसे ही तन्मय भैया बेहोश हुए, उनको सबने संभाला। बिक्कू भैया आयुष और अभी के पास और बोले, क्या किए हो तुम लोग? अब आयुष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी बात घर वालों के सामने बताई।
बड़े पापा ने, आयुष के पापा ने उसको बहुत डांटा, लेकिन जो हो गया वो हो गया था। उन लोगों ने इस चीज़ को मजाक में लिया। दिल्ली का एक लड़का जिसको इस गांव की लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही थी, वो अचानक से उस लोकल लैंग्वेज को बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने एक डेर करने की कोशिश की। खैर, पंडित जी को बुलाया गया। जो पंडित जी आए, आते ही उन्होंने देखा उस लड़के को, तो सारा माजरा समझ गए कि क्या था। उन्होंने तन्मय भैया के हाथ पे एक धागा बांधा और बोला कि जब तक तुम यहाँ पर हो, सुबह 5 बजे पंडित जी आए थे, जब तक तुम यहाँ पर हो इस धागे को मत उतारना। फिर उसके बाद वो वापस उस जगह पर गए, वहाँ पर उन्होंने एक धागा बांधा और उसके बाद आके बोले कि अब सब ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग वापस से अपना प्रोग्राम वगैरह शुरू करें। इन्होंने उस आत्मा को छेड़ा और वो वहाँ से बाहर निकल के आ गई। तो ये थी आयुष, तन्मय और अभी की स्टोरी। कई बार हम लोग, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कई बार शहर के लोग है ना, जनरल मोस्टली एडवेंचरस लोग, डेयरिंग करने वाले लोग गाँव में जाते हैं और वहाँ की जो लोकल चीज़ें होती हैं उनको नहीं मानते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तन्मय ने भी कुछ ऐसा ही किया। ऑल्दो तन्मय ने जब ये किया तब वो होश में नहीं था, या वैसा बोले वो अपने कॉन्शियस में नहीं था, है ना, क्योंकि वो उसका इंटेंशन था। तो जब उसने ड्रिंक की उसके बाद वो इंटेंशन उसका सामने आया और वो अपना करेज दूसरे लोगों को दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उस एनर्जी ने उसको ये दिखा दिया कि उसकी प्रेजेंस वहाँ पर थी और अगर आप उसे वहाँ पर आकर छेड़ोगे तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो क्या आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर तन्मय ने किया।